नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े संस्था, सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्था दुनिया भर के आरएसएस के बारे में। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से आज शायद ही कोई परिचित ना हो। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवर हैं। उन्होंने इसका गठन 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में किया। ब्रिटिश काल में भारत हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से विजयादशमी के दिन 15 से 20 चुनिंदा लोगों को अपने घर बुलाकर कहा कि हम संघ शुरू कर रहे हैं। प्रारंभ में संघ सदस्यों को सभासद कहा जाता था। सभासदों से बस इतनी उपेक्षा थी कि वे किसी व्यायामशाला में जाकर व्यायाम करें तथा सप्ताह में केवल एक बार सभी एकत्रित हों। इतवार दरवाजा प्राथमिक शाला के मैदान में हर रविवार को प्रातः 5 बजे सैनिक शिक्षण का अभ्यास होता था, जिसे आज संघ में समता कहा जाता है। रविवार एवं गुरुवार को विभिन्न विषयों पर भाषण होते थे, जिसे राजकीय वर्ग कहा गया। 1927 से राजकीय वर्ग का नाम बदलकर बौद्धिक वर्ग हो गया। धीरे धीरे एकत्रीकरण का यह कार्यक्रम रोज होने लगा। 17 अप्रैल 1926 के दिन डॉक्टर हेडगेवर ने अपने सहयोगियों के साथ एक बैठक अपने घर पर बुलाई। बैठक का एजेंडा था संघ का नामकरण। 3 नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहला नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दूसरा था जरपटिका मंडल और तीसरा था भारतोद्धारक मंडल। काफी विमर्श के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम तय किया गया एवं सब सदस्यों के नाम को सभासद के स्थान पर स्वयंसेवक तय किया गया। मोहिते बारे पर शाखा की शुरुआत हुई। इसके बाद संचलन यानी मार्च पास्ट का विचार आया। इसके लिए बैंड की आवश्यकता महसूस हुई। संघ में बहुत सारे विद्यार्थी स्वयंसेवक थे। विद्यार्थी स्वयंसेवकों ने पैसा बचाना शुरू किया। नागपुर के एक सज्जन गोकुलाष्टमी के अवसर पर 7 दिनों तक ब्राह्मण भोजन कराते थे तथा प्रतिदिन दक्षिणा देते थे। प्रतिदिन दक्षिणा प्राप्त कर धन इकट्ठा किया गया। इस तरह संघ का पहला बैंड खरीदा गया। संघ के संघ सेवकों के लिए जो गणवेश तय हुआ वह था खाकी निकर घुटनों तक, खाकी कमीज, 2 बटनों वाली खाकी टोपी। 1930 में खाकी टोपी का स्थान काली टोपी ने ले लिया। 1940 में खाकी शर्ट के स्थान पर सफेद शर्ट की शुरुआत हुई। 1973 में लॉन्ग बूट का स्थान काले जूते ने ले लिया। 2010-11 में चमड़े के बेल्ट की जगह मोटे कपड़े की पेटी गणवेश में शामिल हुई। 11 अक्टूबर 2016 को लाइट ब्राउन रंग की फुल पैंट को गणवेश में शामिल किया गया। प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत संघ में 1947 की गर्मी छुट्टी में शुरू होती है। क्योंकि गर्मी छुट्टी में एक लंबे अवधि का छुट्टी होता है, तो इसमें लोग प्रशिक्षण ले पाएंगे। संघ के स्वयंसेवक 40 दिनों के प्रशिक्षण वर्ग की अवधि रखी गई। इसका उद्देश्य शाखा चलाने वाले योग्य कार्यकर्ता तैयार करना था। इसलिए इस प्रशिक्षण वर्ग का नाम ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप दिया गया। आज भी इसे ओटीसी या आईटीसी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर संघ का कार्य शुरू हो गया था। यह तय हुआ कि प्रत्येक स्वयंसेवक संघ के कार्य का जीवन भर करने की प्रतिज्ञा लेने का जो पहला कार्यक्रम था वो मार्च 1928 में शुरू किया गया। अब संघ को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होने लगी, क्योंकि किसी बड़े संगठन को चलाने के लिए जब तक आर्थिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई भी बड़ा संगठन चल नहीं सकता है। तो आर्थिक सहयोग लेने की शुरुआत 1928 को गुरु पूर्णिमा के दिन शुरू हुई। 9 व 10 नवंबर 1929 की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संघ का स्वरूप एक चालकानुवर्ती रहना चाहिए। सरसंघ चालक का पद का सृजन भी इसी दिन हुआ।
संघ के पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवर बने। नए सरसंघचालक की नियुक्ति सरसंघचालक ही करते हैं। डॉक्टर हेडगेवर के नेतृत्व में 1939 में नागपुर के पास सिद्धि नामक स्थान पर बैठक में संस्कृत प्रार्थना, संस्कृत आज्ञाएं, संघ की कार्य पद्धति एवं संविधान के बारे में निर्णय लिया गया। अंग्रेजी में संघ की जो आज्ञाएं होती थी, संघ की जो प्रार्थना होती थी, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया गया। अंग्रेजी के जगह पर इसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्था संघ के प्रमुख अनुषंगिक संगठन के बारे में। तो सबसे पहला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसका गठन 9 जुलाई 1949 को बलराज मधोक एवं वेद प्रकाश नंदा ने की। इसकी सदस्य संख्या 10 लाख से अधिक है और यह छात्रों का सबसे बड़ा संगठन है। दूसरी बड़ी संस्था विद्या भारती है। 1952 में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा देश के विभिन्न भागों में संस्कार और शिक्षा देने के उद्देश्य से सरस्वती शिशु मंदिर चलाए गए। 1977 में विद्या भारती का गठन हुआ। आज विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के बाद सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान माना जाता है। तीसरी बड़ी संस्था भारतीय मजदूर संघ है। इसकी स्थापना दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 23 जुलाई 1955 को की थी। आज यह सर्वाधिक संख्या वाला मजदूर संघ है। 1996 में इसे सबसे बड़े श्रमिक संघ की सरकारी मान्यता भी प्राप्त हो गई। इसके बाद चौथी जो बड़ी संस्था है वो है भारत विकास परिषद। 1963 में डॉक्टर सूरज प्रकाश गुप्त ने भारत विकास परिषद की स्थापना की। काम क्या है यह? इसका काम है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा एवं समर्पण। परिषद की विकलांग पुनर्वास, वनवासी कल्याण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह एवं निर्धन मेधावी छात्रों की सहायता जैसी अनेक कार्य करती है। इसके बाद जो बड़ी संस्था है वो विश्व हिंदू परिषद। वर्ष 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। यह संगठन भारत सहित 70 अन्य देशों में चलता है। यह संगठन धर्म प्रचार, सेवा, गौरक्षा, संस्कृत प्रसार, मठ मंदिरों का कार्य करता है। हिंदुओं के विभिन्न मत पंथों को एक मंच पर लाने के लिए धर्म संसद का गठन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक माना जाता है। राम मंदिर के मामले में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ये सभी को ज्ञात है। और जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक इकाई के रूप में जाना जाता है वो था जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई। 1965 में दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्राचीन भारतीय समाज रचना को आधुनिक संदर्भों में एकात्म मानववाद के रूप में प्रस्तुत किया। यह भाजपा का प्रमुख सिद्धांत है। जनसंघ का विकसित रूप है भारतीय जनता पार्टी, जो आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। इसके अलावे संघ की और भी बहुत सारी अनुषंगिक संस्थाएं हैं, जिसमें वनवासी कल्याण आश्रम, इतिहास संकलन योजना, सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, सेवा भारती, संस्कार भारती, सीमा जल कल्याण समिति, राष्ट्रीय सिख संगत, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, स्वदेशी जागरण मंच, विज्ञान भारती, लघु उद्योग भारती, संस्कृत भारती आदि संघ के प्रमुख अनुषंगिक संगठन हैं। अब आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 6 सरसंघचालक हुए। संघ के पहले सरसंघचालक थे डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवर। इनको लोग डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं। इनका जन्म नागपुर के गरीब ब्राह्मण परिवार में अप्रैल 1889 को हुआ।
कलकत्ता से डॉक्टरी की। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए। युग पुरुष डॉक्टर हेडगेवर की मृत्यु 21 जून 1940 को हुई। वे 1925 से 1940 तक सरसंघचालक रहे। संघ के दूसरे सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर, इनको लोग गुरुजी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 19 फरवरी 1906 को रामटेक महाराष्ट्र में हुई। ये हिस्लॉप कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा लिए थे। 1963 में इनके कार्यकाल में ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवक पथ संचलन में भाग लिए थे। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय इनके प्रयासों का ही नतीजा था। इनकी मृत्यु 5 जून 1906 को नागपुर में हुई। ये 1940 से 1973 तक संघ के सरसंघचालक रहे। तीसरे सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस, इनको लोग बाला साहब देवरस के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1915 को नागपुर में हुआ था। अस्थायी रूप से इनका परिवार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कारंजा के थे। ये 1973 से 1993 तक संघ के सरसंघचालक रहे। चौथे सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, और इनको लोग रज्जू भैया के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 29 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के इंजीनियर्स कॉलोनी में हुआ। वे प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे। इनकी मृत्यु 14 जुलाई 2003 को पुणे में हुई। ये 1993 से 2000 तक सरसंघचालक रहे। पांचवें संघचालक कृपापल्ली सीतारमैया सुदर्शन, या इनको लोग सुदर्शन जी के नाम से जानते हैं। कृपाहल्ली सीतारमैया सुदर्शन जी का जन्म 18 जून 1931 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कन्नड़ परिवार में हुआ था। ये मूलतः तमिलनाडु और कर्नाटक के सीमा पर बसे मैसूर के कुप्पाहल्ली गांव के थे। वर्ष 1954 में जबलपुर से सागर विश्वविद्यालय से बीई की उपाधि प्राप्त की। 15 दिसंबर 2012 को रायपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनके पैतृक आवास पर। ये 2000 से 2009 तक सरसंघचालक रहे। छठे और वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव मधुकर भागवत, और इनको लोग भागवत जी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 11 सितंबर 1950 को महाराष्ट्र के चंद्रचूड़ नामक छोटे से नगर में हुआ। इन्होंने पंजाब राव कृषि विद्यापीठ अकोला से पशु चिकित्सा और पशुपालन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इनके पिता मधुकर राव ने ही लालकृष्ण आडवाणी को संघ से परिचय कराया था। ये 2009 से वर्तमान तक संघ के सरसंघचालक के पद पर हैं। अब संघ का आजादी से पहले और आजादी के बाद देश के लिए क्या क्या योगदान रहा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में संघ का बहुत बड़ा भूमिका रहा है। डॉक्टर हेडगेवर भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। असहयोग आंदोलन, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में संघ की प्रमुख भूमिका रही थी। संघ का एक कठोर नियम है कि संघ के पदाधिकारी होते हुए किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। इसलिए डॉक्टर हेडगेवर ने संघ से इस्तीफा देकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी 1930 को संघ की सभी शाखाओं में तिरंगा झंडा फहराने का आदेश दिया गया। संघ के स्वयंसेवक ने अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की सेना की गतिविधियों पर बगैर किसी प्रशिक्षण के लगातार नजर रखी। विभाजन के दंगे भड़कने पर पाकिस्तान से जान बचाकर आए शरणार्थियों के लिए 3000 से ज्यादा शिविर लगाए गए। 1962 में भारत चीन युद्ध में सेना की मदद के लिए संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। कश्मीर के महाराज हरि सिंह विलय का फैसला नहीं कर पा रहे थे।
सरदार पटेल ने गुरु गोलवलकर से मदद मांगी। गुरुजी श्रीनगर पहुंचे, महाराज से मिले। इसके बाद महाराजा कश्मीर का भारत में विलय करने पर राजी हो गए और कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने कानून व्यवस्था को संभालने में मदद देने तथा दिल्ली में यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आग्रह किया, ताकि इन कार्यों में लगे पुलिसकर्मी को सेना की मदद के लिए लगाया जा सके। दादर नगर हवेली और गोवा का भारत में विलय में भी संघ की निर्णायक भूमिका थी। 1975 से 77 तक आपातकाल के खिलाफ संघर्ष और भाजपा के गठन में संघ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। 1971 में ओडिशा में आए भयंकर चक्रवात से लेकर भोपाल में गैस त्रासदी तक, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे से लेकर गुजरात में भूकंप, सुनामी की प्रलय, उत्तराखंड की बाढ़ और कारगिल युद्ध के घायलों की सेवा तक संघ की ने राहत और बचाव का कार्य हमेशा आगे होकर किया है। भारत में ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में। अब इतना बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, ऐसे नहीं बना संघ। इसमें इसे बहुत सारे पाबंदियों का भी सामना करना पड़ा। संघ को 3 बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद 18 महीने तक संघ पर प्रतिबंध लगा रहा। दूसरी बार 1975 में आपातकाल के दौरान संघ पर प्रतिबंध लगा। यह प्रतिबंध 2 साल तक चला। संघ पर तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भी प्रतिबंध लगा और यह प्रतिबंध 6 महीने तक रहा। अब आपसे मेरा यह प्रश्न है, जब छात्रों को लेनिन, मार्क्स और कांग्रेस का इतिहास पढ़ाया जा सकता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्यों नहीं? आप अपने विचार कमेंट में लिखें। धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।